अरे मामा, प्रयागराज की गलियां जहाँ कभी अतीक अहमद की हुकूमत चलती, अतीक और अशरफ तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन उसके पीछे छूट गया खून खराबे और दुश्मनी का वह सिलसिला जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। 8 अप्रैल 2026 शाम के 6:30 बजे करेली का बिस्मिल्ला चौराहा, लोग रोज की तरह चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी अचानक 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश मौत बनकर आए और फिर सरेआम गोलियों की गूंज से इक्का इल्ला का दहल उठा। निशाने पर था मोहम्मद इरफान गद्दी, वही इरफान जो कभी अतीक के भाई अशरफ का साया बनकर चलता, उसका गनर, उसका ड्राइवर और उसका सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर। लेकिन उस शाम उसकी अपनी ही वफादारी और पुरानी रंजिश ने उसे मौत के चौराहे पर ला खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ एक जमीन का विवाद था या अतीक के साम्राज्य के बचे हुए खिलाड़ियों के बीच वर्चस्व की जंग? आखिर क्यों एक पुराने साथी ने ही दूसरे साथी के सीने में पित्तल उतार डाला? आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम परत दर परत खोलेंगे इरफान गद्दी हत्याकांड की पूरी कहानी, 15 करोड़ की जमीन व 10 बीघे का विवाद और अतीक के उस खूंखार शूटर आसिफ दुरानी का काला सच जिसने इस पूरी वारदात की स्क्रिप्ट लिखी। हम छो मजा मारे ममा। प्रयागराज के अपराध जगत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहे बल्कि दहशत की मिसाल बन गए। मोहम्मद इरफान गद्दी भी एक ऐसा ही नाम था, लेकिन इरफान की कहानी को समझने के वास्ते अपन को जाना पड़ेगा आज से करीब 1.5 दशक पीछे। साल 2012 के आसपास का दौर, जब प्रयागराज की सड़कों पर सफेद कुर्ता पैजामा पहने और गले में गमछा डाले एक शख्स की तुत्ती बोलती, वह था खालिद अजीम उर्फ अशरफ, माफिया अतीक अहमद का छोटा भाई। उस वक्त मोहम्मद इरफान गद्दी महज एक नाम नहीं था, बल्कि वह अशरफ का दाहिना हाथ माना जाता। इरफान का काम सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं था रे, वह अशरफ का गनर था, उसका बॉडीगार्ड था और सबसे बढ़कर उसका सबसे भरोसेमंद राजदार था। अतीक और अशरफ के काले साम्राज्य की जितनी भी विवादित जमीनें होती, उन पर कब्जा दिलाना या फिर विरोधियों को खदेड़ने की जिम्मेवारी इस इरफान के कंधों पर होती। पुलिस की फाइलों में इरफान की पहचान एक ऐसे शार्पशूटर के तौर पर दर्ज हुई जिसने अतीक के गैंग के लिए सालों तक वफादारी निभाई। लेकिन कहते हैं ना मामा, अपराध की दुनिया में वफादारी की एक्सपायरी डेट बहुत कम छोटी होती। अतीक और अशरफ की मौत के बाद इस साम्राज्य का सूरज अस्त हुआ तो गैंग के ये प्यादे अब खुद वजीर बनने की कोशिश में जुट गए। इरफान गद्दी अब शूटर से प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था और प्रयागराज के करेली और धुमनगंज जैसे इलाकों में करोड़ों की जमीनों के सौदे करने लगा। लेकिन यहीं से कहानी में एंट्री होती एक और खूंखार खिलाड़ी की, आसिफ दुर्रानी। आसिफ दुर्रानी और इरफान गद्दी ये दोनों ही अतीक अहमद की पाठशाला से निकले हुए अपराधी थे। दोनों ने साथ में काम किया, साथ में रंगदारी वसूली और साथ में जमीनों पर कब्जे किए। लेकिन 2026 तक आते आते ये पुरानी दोस्ती एक जहरीली दुश्मनी में बदल चुकी थी। विवाद की जड़ थी एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के खेड़ुआ गांव में स्थित 15 बीघे जमीन। देखने में यह महज एक जमीन का टुकड़ा लगता, लेकिन इसकी असल कीमत थी 15 करोड़ रुपये। ये वही जमीन थी जिसने 2 पुराने साथी के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना अब मुमकिन नहीं था। इरफान के बेटे आमिर की माने तो आसिफ दुरानी को सिर्फ जमीन का लालच नहीं था, उसे ये भी शक था कि इरफान अब पुलिस का मुखबिर बन गया है। उसे लगता था कि इरफान की वजह से ही पुलिस की दबिश उसके ठिकानों पर बढ़ रही थी। शक और पैसे की इस मिलीजुली आग ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसका अंत 8 अप्रैल की उस खूनी शाम को होने वाला था। 8 अप्रैल 2026 प्रयागराज के करेली इलाके में सूरज ढलने की तैयारी में था। घोषनगर के बिस्मिल्ला चौराहे पर रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने घर को लौट रहे थे, बाजार सजे हुए थे और चाय की दुकानों पर चर्चाओं का दौर जारी था। मोहम्मद इरफान गद्दी जो अब एक रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था, अपनी सफेद शर्ट पहने वहां की एक मशहूर चाय की दुकान पर बैठा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर हरकत पर कोई दूर से नजर रखे हुआ है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि मौत ने उसे चारों ओर से घेर लिया। शाम के ठीक 6:15 हुए थे, तभी 2 मोटरसाइकिलें तेजी से चौराहे की ओर बढ़ती। उन पर 4 लोग सवार थे जिनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था क्योंकि उन्होंने इस वारदात की रेकी कई दिनों से की थी। पुलिस की जांच बताती है कि हुसैन उर्फ प्लम्बर और मोहम्मद वसीम जैसे मुखबिरों ने शूटरों को पल पल की लोकेशन दे दी थी। किसी कार चाय की दुकान पर अकेला बैठा है। जैसे ही बाइक चाय की दुकान के पास रुकी, हमलावर बिजली की तेजी से नीचे उतरे। चौराहे की भीड़ कुछ समझ पाती उससे पहले ही फिजाओं में गोलियों की तरतराहट गूंज उठी। इरफान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चश्मदीदों की माने तो मन जो रूह कंपा देने वाला था। हमलावरों ने इरफान के बिल्कुल करीब जाकर सीधे उसके सीने को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। एक गोली सीधे इरफान के दिल के पास जाकर धंसी
वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। सरेआम हुई इस फायरिंग से चौराहे पर भगदड़ मच गई। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन हमलावर बेखौफ थे। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने हवा में हथियार लहराए जैसे वो कोई संदेश देना चाह रहे हो। इसके बाद वे अपनी बाइकों पर सवार हुए और गलियों के रास्ते ओझल हो गए। पीछे छूट गया था वह बस खून से लथपथ इरफान गद्दी का तड़पता हुआ शरीर। वहाँ मौजूद लोग और पुलिस की टीम उसे तुरंत उठाकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गोलियां इतनी करीब से और सटीक निशाने पर मारी गई थी कि डॉक्टरों के पास उसे मृत घोषित करने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं था। प्रयागराज में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अतीक का वह शूटर जो कभी दूसरों के लिए काल बनता, आज खुद काल के गाल में समा चुका था। लेकिन इस हत्या के पीछे की जो साजिश सामने आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा डाले। मुख्य आरोपी आसिफ दुरानी की बहन का हत्या के ठीक 1 घंटे पहले गायब होना और जमीन के लिए रची गई ये खूनी बिसात अब पुलिस की फाइलों में एक नया अध्याय लिख चुकी है। इरफान गद्दी की मौत की खबर फैलते ही प्रयागराज पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सरेआम हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर डाले, लेकिन जब पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी जांच शुरू की तो एक एक करके ऐसे राज सामने आए जिसने सबको चौंका डाला। डीसीपी सिटी मनीष सांडिल्य के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें गठित की गई। पुलिस की सबसे पहली कड़ी थे वह सीसीटीवी कैमरे जिन्होंने हमलावरों के भागने के रास्ते की पहचान की। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी मिली उन मुखबिरों के जरिए जो पर्दे के पीछे रहकर शूटरों को रास्ता दिखा रहे थे। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और 2 अहम मोहरों को दबोच लिया। हुसैन उर्फ प्लम्बर और मोहम्मद वसीम उर्फ कबूतर, इन दोनों की गिरफ्तारी इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था रे, बल्कि एक सोची समझी प्रोफेशनल प्लानिंग थी। इन्होंने स्वीकार किया कि घटना के वक्त वे चौराहे पर ही मौजूद थे और हमलावरों को इशारा कर रहे थे कि इरफान कब और कहां बैठेगा। लेकिन इस हत्याकांड की सबसे रहस्यमयी कड़ी तब सामने आई जब पुलिस को मुख्य आरोपी आसिफ दुरानी की बहन के बारे में पता चला। जांच में यह बात निकल कर आई कि हत्या से महज 1 घंटा पहले ही आसिफ की बहन रहस्यमय ढंग से अपने घर से गायब हो गई थी। पुलिस इसे एक रणनीतिक चाल मान रही है ताकि हत्या के बाद परिवार पर आने वाले किसी भी दबाव या बदले की कार्रवाई से बचा जा सके। सवाल यह था, आखिर ये कत्ल क्यों हुआ? पुलिस के अनुसार इस पूरे खूनी खेल के केंद्र में थी 15 करोड़ की वह विवादित जमीन। आसिफ दुरानी जो खुद माफिया अतीक अहमद का गुर्गा रहा है, उसे लगने लगा था कि इरफान अब उसके रास्ते का कांटा बन रहा है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रही रंजिश में आसिफ ने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो उसने अतीक के साथ रहकर सीखी थी। जो रास्ते में आए उसे हटा दो। फिलहाल मुख्य साजिश करता आसिफ दुरानी और उसका भाई राशिद फरार है। पुलिस ने उन पर इनाम घोषित करने और उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। अतीक अहमद के गैंग के इन पुराने प्यादों की आपसी जंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भले ही माफिया का अंत हो गया हो, लेकिन उसके पाले हुए अपराधियों की जड़ें अब भी शहर में अमन को चुनौती दे रही है। इरफान गद्दी की हत्या महज एक क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि यह एक सबक है कि जुर्म की दुनिया में दोस्त और दुश्मनी के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। आज प्रयागराज पुलिस की टीम है आसिफ दुरानी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है और शहर इंतजार कर रहा है न्याय का और इस खूनी सिलसिले के खत्म होने का। तो मामा, ये थी पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। जय हिंद।